नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ का बजट आया तो सभी के लिए ऐसा लगा कि सौगात लाया, पर इसके बीच एक ऐसी खबर थी जो शायद इस शोरगुल में कहीं दब गई। खबर यह थी कि अनियमित कर्मचारी जो थे छत्तीसगढ़ के, उनके हाथ खाली रह गए। लगातार इंतजार और इंतजार उनकी तकदीर बन चुका है। इस बजट में भी उनके नियमितीकरण को लेकर के कोई बजट एलोकेशन या कोई घोषणा नहीं हुई, जिसके बाद अब उन्होंने कहा है कि हम करीब 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी संगठन के जो लोग हैं वो हड़ताल कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बजट में आखिर क्यों सुनवाई नहीं हो रही है इतने बड़े वर्ग की? कहा यह जाता है कि आज 50% से ज्यादा सरकार का काम अनियमित कर्मचारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी जो रेगुलर पोस्ट हैं वो या तो आधी खाली पड़ी हैं या उन पर जो लोग हैं वो ऐसे पदों पर पहुंच गए हैं जहां पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है। तो जो प्रदेश को चला रहे हैं, कम पैसों में चला रहे हैं, समान काम समान वेतन की बात करने वाली सरकारों में भी आखिर उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। अनियमित कर्मचारी संघ क्या कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर, इसके साथ ही शालेय शिक्षक संघ की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है इस बजट को लेकर, ये दोनों बयान सुनिए। हमारे संघर्ष के दिनों में वर्तमान सत्ता में आसीन पदाधिकारी मंत्रीगण हमारे मंच पे आए थे और स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी सरकार बनने पर प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के बारे में विशेष प्रयास किया जाएगा। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि सरकार के दूसरी बजट में भी किसी प्रकार की प्रभाव नहीं होने से प्रदेश के काफ़ी अनियमित कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और जिससे हम आहत हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के हित में शीघ्र उचित निर्णय लें। बजट से प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारी शिक्षक जो है निराश हुए हैं, क्योंकि शिक्षकों के संबंध में कहा जाए तो यदि महंगाई भत्ता जो है केंद्र जो है 2024 जो है जुलाई से दे था, लेकिन सरकार के द्वारा जो है आज जो बजट पेश किया गया उसमें मार्च पे दिन अप्रैल से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के कर्मचारी निराश हुए। साथ ही साथ कर्मचारियों की बहुत सारी मांग है। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना की जानी चाहिए ताकि पूर्ण पेंशन का लाभ उनको मिल सके, वेतन विसंगति दूर की जानी चाहिए। लेकिन सरकार ने आज प्रदेश के लगभग 5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को निराश किया है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उधर श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री जो हैं उन्होंने किस तरह से पलटवार किया है, दोनों बयान सुनिए। निश्चित रूप से जो हम लोग दिए थे उसको भी तो नहीं दे पा रहे हैं। 27% जो अनियमित कर्मचारी दिए थे उसका भी कहीं उल्लेख नहीं है, बल्कि पेंशन योजना के लिए अलग से लोग कुछ तो एक गड़बड़ करने वाले हैं। NRHM में जो महिलाएं काम कर रही हैं 15 साल से 20 साल से, उसे पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्थिति सरकार की है। सुशासन की बात करते हैं, पूरी बातें केवल राजनीतिक बातें कर रहे हैं। ये 3000 जो कर्मचारी जो शिक्षक अगर निकाले गए हैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। फिर भी सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। सैलरी की बातचीत है तो हमने तो प्रदेश के किसी भी कर्मचारी का सैलरी हमने नहीं रोका है। ये बात अलग है कि लगभग जो 400 कर्मचारी हैं SHRC के, उन कर्मचारियों का और संभवतः ये 3000 की संख्या भी हो सकता है, तो हमने SHRC को भुगतान कर दिया है, परंतु उनके विलम्ब होने की वजह से हमने उनको पत्र भी लिखा है और नोटिस भी जारी किया है। SHRC के पुराने स्टाफ हैं, तमाम लोगों के मन में है कि सरकार इनको निकाल रही है। विपक्ष ने इनके मन में ऐसा भड़काने का भाव डाला है, तो आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूं कि कोई भी कर्मचारी नहीं निकाले जाएंगे। तो कर्मचारी नाराज हैं, क्यों हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास लोग हैं, लेकिन उससे पहले आज के सवाल आपको दिखा देते हैं। हमारे सवाल क्या है? हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ के बजट में बहुत कुछ मिला, लेकिन अनियमित कर्मचारियों को क्यों है गिला? 5.5 लाख कर्मचारी हुए निराश, दूसरे बजट में फिर पूरी नहीं हुई आस। कांग्रेस बोली झूठे वादे बीजेपी की पहचान, कब लागू होगा समान वेतन समान काम? छत्तीसगढ़ बजट में कई सौगात, 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी क्यों रह गए खाली हाथ? ये बड़ा सवाल है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी से वरिष्ठ नेता विधायक पुरंदर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा उनका।
मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता विधायक रामकुमार यादव जी जुड़ रहे हैं, धनवेंद्र जायसवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ आज कर्मचारी संगठन के साथ हमारे संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ रहे हैं। सत्या, आपके पास आता हूं मैं। सबसे पहले मुझे जरा कर्मचारी संगठन के लोगों से बात करके बताइए कि क्या उन्हें उम्मीद थी, और उम्मीद, देखिए, एक आश्वासन अगर दिया गया था तो सरकार के पास ये एडवांटेज रहेगा कि आश्वासन को आगे पूरा कर दिया जाएगा। कोई वादा था क्या? आश्वासन और वादे में अंतर होता है, कोई तय समय सीमा बताई गई हो, ऐसा कुछ हुआ था क्या? जी देखिए, हम बजट को लेकर कई वर्ग के पास पहुंचे, सभी का अलग अलग प्रतिक्रिया था, और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद लोग हैं वो बजट से निराश लोग हैं, कर्मचारी के लोग हैं, अलग अलग जो है वर्ग के लोग हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं एनएचएम से, स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। अगर ये हड़ताल पे चले जाते हैं तो सफर गरीब आदमियों को करना पड़ता है। भाई, नाराजगी क्यों है, क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी लगभग 16,000 के आसपास हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य से लेकर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज तक हमारे जो कर्मचारी हैं, मेडिकल ऑफिसर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ काम करते हैं। हमने कोरोना काल में कोरोना वायरल का हमको दर्जा दिया गया, लेकिन आज हमको सरकार बदली, नया सत्ता आए। पिछले सरकार ने बोला था कि मैं 10 दिन के नियमितीकरण कर दूंगा, इस सरकार ने बोला कि मैं 100 दिन के अंदर नियमितीकरण कर दूंगा। हमारे जो 27% का जो वेतन जो बढ़ोतरी किया गया था, उसमें 5% की जो स्वीकृत हमको सैंक्शन मिल गया, वो राशि के लिए भी हमको लगातार आवेदन ज्ञापन दिया जा रहा है। लगभग हम लोग मुख्यमंत्री, विधायक और मंत्रियों को 50 से ज़्यादा बार ज्ञापन दे दिए, उसके बाद भी अभी तक ये हम लोग अप्राप्त है। जब तूता में आप हड़ताल कर रहे थे उस दौरान जो है बीजेपी विपक्ष में थी, तो क्या वहां पे कौन कौन नेता पहुंचे थे? क्या वो वादा किए थे, आश्वासन दिए थे, या फिर उनके घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में था? जी, हम लोगों के लगातार 31 दिन के आंदोलन में से जेल भरे आंदोलन भी था, जल सत्याग्रह था। उसमें माननीय वर्तमान के जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साह, विजय शर्मा, केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी मंच में जाके बोले थे कि आप लोगों का निराकरण हम लोग तत्काल करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। शिक्षक संगठन से हैं आप लोगों की संख्या क्या है और आपकी नाराजगी की वजह क्या है? प्रदेश के जो है 5 लाख शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी इस बजट में चले गए हैं, क्योंकि जन घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख था कि केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाएगा, लेकिन केंद्र ने महंगाई भत्ता जुलाई 2024 को दिया है, लेकिन हमारे लिए जो है महंगाई भत्ते की घोषणा जो है अप्रैल से किया गया है, 1 अप्रैल से। तो कहीं न कहीं प्रदेश के जो 5 लाख अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक इस बजट से निराश हुए हैं और सरकार को कहीं न कहीं कोस रहे हैं कि ये जब ये विपक्ष में थे तो हर जगह हमारी बातों को रखते थे कि केंद्र के समान, क्योंकि पूर्व सरकार के द्वारा भी समय पर हमको महंगाई भत्ता नहीं दिया गया था, नहीं हमारी सरकार आएगी तो तत्काल आपको जिस दिन से केंद्र लागू करेगा उस दिन से देंगे। लेकिन यहाँ हजारों करोड़ रुपए का जो है प्रदेश के कर्मचारियों को लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। हम यही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस विषय पर पुनर्विचार करें और देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदेश के 5 लाख अधिकारी, कर्मचारियों और शिक्षकों को दिया जाए। प्रदेश में जो है लाखों पद खाली है और ऐसे में अनियमित संविदा कर्मचारियों से जो है काम चलाया जा रहा है। उनके अध्यक्ष हमारे साथ हैं। भाई, आपको नाराजगी क्या है? बजट से क्या उम्मीद थी आप लोगों को? बजट वर्ष 2025 में अनियमित कर्मचारियों के लिए एक शब्द कहीं नहीं खाया है, ये अत्यंत खेद का विषय है। हमने बार बार आवेदन निवेदन किया, और मैं बताना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में थे तो हमारी जो आंदोलन है उसमें समर्थन देने के लिए आते थे और बोलते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो वो अनियमित कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उस पर सकारात्मक पहल करेंगे। लेकिन जो सरकार की दूसरी बजट है उसमें किसी प्रकार का प्रावधान नहीं होने से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं। आगे क्या करने वाले हैं? स्वाभाविक रूप से हम आवेदन निवेदन मिल करके जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, मंत्रीगण, उससे मिल के अपनी समस्याओं को आंदोलन में कब? बिल्कुल, हमने घोषणा कर चुका है 23 अप्रैल से हम एक जंगी प्रदर्शन करेंगे। आप लोग का क्या तैयारी है? हमारे लगातार हम लोग ज्ञापन दिए हैं, अंदर हमारी रणनीति तैयार हो गया है। अतिशीघ्र हम लोग हमारी यदि बजट सत्र के दौरान निर्णय नहीं लिया जाता तो हम लोग बहुत बड़ी प्रोटेस्ट। कर्मचारियों का क्या फैसला है आंदोलन? ऐसा है सत्य जी कि चूंकि सभी वर्ग से जुड़ा हुआ है, अधिकारियों से, कर्मचारियों, शिक्षकों से, और आप तो शिक्षक आंदोलन पहले पूर्व में देख चुके हैं, तो सभी को पहले एक मंच में लाकर एकजुट करने की कोशिश सत्या, ठीक है, समय चूंकि खत्म हो रहा है, मैं दूसरे मेहमान हमारे उनके साथ जुड़ूंगा। बहुत शुक्रिया सत्या आपका, और हमारे सारे कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी जुड़े थे उनका हमसे जुड़ने के लिए। मैं जल्दी से आ जाता हूं रामकुमार यादव जी के पास। यादव जी, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये कहा जा रहा है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। डीए कहा गया था केंद्र के समान देंगे, अब एरियर जो है हजारों करोड़ का कर्मचारियों का सरकार ने दबा लिया, एक आरोप ये है। दूसरा, अनियमित कर्मचारी संगठनों के लिए आप भी नहीं सुनते थे तो बीजेपी कहती थी हम सुन लेंगे। अब 2 साल से 2 बजट आ गए, कुछ उस पर सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे आप? जी, आज इस बजट से तय हो गया
जी। कि झूठ बोलने वाली सरकार और ये माया जाल में इसका टोपी उसका सर बताने वाली सरकार। मैं याद दिलाना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के जितने भी, चाहे मैं अनियमित कर्मचारी हो या छत्तीसगढ़ के जितने भी जनता है, ये वही सरकार है जो 15 साल तक इस छत्तीसगढ़ को ठगने का काम किया। 15 साल तक, 5 साल हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, उसमें भी 2 साल कोरोना काल। उसके बाद भी हम लोग छत्तीसगढ़ में जितना हो सका हमने प्रयास किया, लेकिन इन लोग फिर से ये जैसे कर्मचारियों के बीच में, जनताओं के बीच में जाकर के फिर छत्तीसगढ़ के मेरे भोले भाले जनताओं को बरगलाने का काम किया। और उन लोग जो है टोपी पहना करके छत्तीसगढ़ के जनताओं को फिर सत्ता में आए। और क्या बोले थे सत्ता में आने के पहले कि अनियमित कर्मचारी का ख्याल हम लोग रखेंगे, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की, युवाओं के हम लोग ख्याल रखेंगे, छत्तीसगढ़ के भोले भाले किसान मजदूर सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन बजट में आप देखिए, बजट में किसी प्रकार के इनका कोई हित में बात किए हैं ना। इनका ये तो भत्ता की बात कर रहे हैं, इनका 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। आप इनको पूछिए, इनके आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मैं चौधरी साहब को और विष्णुदेव साय की सरकार को, 1 महीना अगर किसी मंत्री के वेतन नहीं मिलेगा, एमएलए के विधायक वेतन नहीं मिलेगा तो आए तो वह मचा देंगे। एक गरीब, ये कमजोर कर्मचारी 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, इसका जवाब कौन देगा? इसी बात को तो सदन में हम उठाए हैं कि ये सरकार माया जाल देने वाली सरकार है, टोपी पहनाने वाली सरकार है, किसी का कोई हित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंजन जुड़ा है, डब्बा गोल है। ठीक है पुरंदर मिश्रा जी, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो रहा है सर, ये बताइए ना। कर्मचारी जो अनियमित कर्मचारी है उनके लिए एक शब्द नहीं बजट में वो कह रहे हैं। दूसरा, आपने वादा किया था 100 दिन में एनएचएम के 16,000 कर्मचारियों को नियमितीकरण कर दिया जाएगा, यहां तो 2 बजट निकल गए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार है, निश्चित ही सबकी चिंता करते हैं, करते रहेंगे। डीए केंद्र सरकार ने 53% दिया है, हमने कर्मचारियों का ध्यान रखे केंद्र के बराबर हमने उनको डीए का आज घोषणा किया है बजट में। मैं कई राज्यों का देख रहा था, कहीं पर 17% है, कहीं पर 12% है, कहीं पर 42% है, लेकिन सर्वाधिक जो डीए 53% केंद्र सरकार के बराबर दिया गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं और मेरे साथियों से निवेदन करता हूं कि 3 करोड़ का जनसंख्या वाला छत्तीसगढ़ है, हम सबका धीरे धीरे आएगा, सबके काम करेंगे। ये विष्णुदेव साय की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। देर है पर अंधेर नहीं है, आप सबका मनोकामना पूरा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी करेंगे, यही मेरा प्रार्थना है। चलिए ठीक है। धर्मेंद्र जायसवाल जी, देखिए 100 दिन का वादा कर लिया, सत्ता मिल गई और फिर अब 2 बजट निकल गए, नियमितीकरण नहीं हुए एनएचएम के 16,000 कर्मचारी। फिर अनियमित कर्मचारी संगठनों की अपनी मांग है, जिन्हें डीए दिया है वो कह रहे हैं आपने तो वादा किया था कि केंद्र के समान और उसी वक्त से देंगे जब से केंद्र दे रहा है, आपने हजारों करोड़ हमारे ले लिए। तो इस तरह से कर्मचारी बड़े नाराज है और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। 2-3 बातें हैं, संक्षेप में कहना चाहता हूँ। एनएचएम के जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, जब उनकी भर्ती हुई थी तब उनको ये बता दिया गया था कि आपका नियमितीकरण नहीं हो सकता। ये टाइम बाउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जब तक ये स्कीम चलेगी तब तक उन कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, लिहाजा उतने दिनों के लिए भर्ती की गई है। भर्ती होते समय इन्होंने सहर्ष उस पर सहमति दी और उस सेवा में आए। आज वो कहते हैं कि हमको नियमित किया जाए। यदि एनएचएम स्कीम जिस दिन खत्म होगा, ये मिशन जिस दिन समाप्त होगा, उस दिन इन कर्मचारियों को कहाँ समायोजन किया जाएगा? तो ये बड़ी समस्या है, इसलिए इनका नियमितीकरण नहीं किया जा सकता, ये इनको पहले से पता है। जहाँ तक अनियमित कर्मचारियों की बात है, अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे निर्णय दिए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अनियमित कर्मचारियों की भर्ती के समय यदि भर्ती प्रक्रिया का पालन किया गया हो, आरक्षण का पालन किया गया हो, ऐसे जो तमाम नाम नियमित भर्ती के लिए जो होते हैं उनका पालन किया गया, उन्हीं कर्मचारियों का नियमितीकरण हो सकता है। तो यहाँ तो सब जोड़ जुगाड़ करके जो लोग भर्ती हुए हैं,
वो आज नियमित कर्मचारी संघ बना करके आंदोलन करेंगे कि हमको नियमित किया जाए, तो वो सरकार कोशिश करके भी देख चुकी है। पिछली सरकार ने भी ये प्रयास किया था कि इनका किसी तरह नियमितीकरण किया जा सके, लेकिन तमाम नियम कानून आड़े आते हैं, इसलिए इनका नियमितीकरण तब भी नहीं हो सका। और अभी सरकार ने बहुत एक्सरसाइज किया है कि इनको नियमित करने के लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है, अब तक कोई रास्ता निकल नहीं पाया है। जहाँ तक कर्मचारी संगठनों की बात है तो ये मोहरा बने हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, एक दूसरे के आंदोलन का सपोर्ट नहीं करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि सरकार हमारी सुनती नहीं है, सरकार हमारी मानती नहीं है। तो आपके पास ताकत है सरकार को बाध्य करने की, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप राजनीतिक धड़ों में बटे हुए हैं, राजनीतिक दलों के समर्थन से अपना संगठन चलाते हैं, राजनीतिक दलों को पीछे से समर्थन देते हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपकी ताकत बिखरी हुई भी रहे और सरकार आपके सामने बाध्य हो। तो ये तमाम तरह की जो उलझने हैं उसके बारे में कोई कर्मचारी संगठन बात नहीं करना चाहता। कर्मचारी संगठन अपने कर्तव्यों के बारे में तो बहुत बातें करते हैं, अपने अधिकारों के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता कि वो समय पर ड्यूटी जा रहे हैं, जो अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उसका पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर यदि बात करने लगेंगे तो ये कर्मचारी विरोधी होने का आपके ऊपर एक लेवल चिपका देते हैं, तो उसके बाद इनको मुक्ति मिल जाती है। कर्मचारी संगठन वास्तव में आपस में जिस तरीके से बिखरे हुए हैं, जिस तरीके से कर्मचारी संगठनों के बीच मतभेद हैं, जो मूल मुद्दे हैं, जो वास्तव में उनके हक और अधिकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को वो नहीं उठाना चाहते, दूसरे मुद्दों पर अपने संगठन के सदस्यों को भटकाते रहते हैं, और उनको ऐसा ये वो मायाजाल दिखाते हैं, भ्रम दिखाते हैं कि वो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि वास्तव में ये लड़ाई कुछ दूसरी होती है। पर्दे के पीछे जो लड़ाई होती है वो दूसरे तरह की होती है। जसपाल जी, लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि जब अनियमित कर्मचारियों को पता है कि वो नियमित नहीं हो सकते, तो फिर बीजेपी के लोगों को नहीं पता? क्या वो कह रहे थे कि हम 100 दिन में नियमित कर देंगे? तो क्या ये गलत वादा करके, जिसको कहते हैं भरमाना, लालच देना, ये चीजें वो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने तो 100 दिन का वादा किया था। चुनाव जब आता है तो तरह तरह के लोक लुभावन नारे किए जी, पिछली सरकार ने भी वादा किया था, इस सरकार ने, इस कांग्रेस ने भी वादा किया था, भाजपा ने भी किया था। कांग्रेस की भी सरकार बनी, उस सरकार ने बहुत ईमानदारी से कोशिश की थी। मैं उस प्रक्रिया के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं, इसलिए ये दावा करता हूं कि कांग्रेस ने बहुत ईमानदारी से कोशिश की थी कि इनको किसी तरह नियमित किया जा सके। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के प्रकाश में सारे तथ्य देखे गए तो ये संभव होता नहीं दिखाई दे रहा था। अब जो एक्सरसाइज हुआ था उसको इस सरकार ने भी उसका अध्ययन किया, उसका विश्लेषण किया, और जो पिछली सरकार में जो एक्सरसाइज हुआ था उसके अध्ययन के बाद ये निर्णय लिया गया कि फिलहाल इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। क्या आने वाले दिनों में इस पर फिर से कोशिश करेंगे और क्या इसका कानूनी रास्ता हो सकता है, उस रास्ते के बारे में विचार विमर्श किया गया है। ये मेरी जानकारी में ये विषय है, लेकिन ये कह पाना कि इनका नियमितीकरण हो जाएगा, ये आज की तारीख में मुझे संभव होता नहीं दिखाई देता। चलिए, रामकुमार यादव जी आपके पास आता हूं। रामकुमार यादव जी, आपको 5 साल सत्ता मिल गई थी, आपने जो काम नहीं किए वो चाह रहे हैं कि बीजेपी 1 साल में कर दे। ये तो गलत है ना सर? आपके पास भी तो मौका था, आप कर देते नियमित, क्यों नहीं किया? और आपने नहीं किया तो आपकी मजबूरियां थी और बीजेपी की मंशा गलत है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि आज हमारे जितने भी कर्मचारी से चैनल को देख रहे होंगे, ये बात को महसूस कर रहे होंगे कि जैसे ही 15 साल में इनको सताया गया, हमको सत्ता जैसे ही मिला तो 2 साल कोरोना काल है, तो दुनिया विश्व महामारी में हम सब थे, आप सब दुनिया जान रही है। उसके बावजूद भी ईमानदारी के साथ जितना काम ईमानदारी के साथ इन लोगों को लिए करना था, हमने ईमानदारी से साथ किया। अब आ गई इनके झांसे में। अब कह रहा हूं ना कि भाई केंद्र के मोदी सरकार बोलता है 15 लाख रुपए देंगे प्रति व्यक्ति, यहाँ पर बोलते हैं कि डीजल हम जो है 30 रुपया उस समय था, यूपीए के सरकार में बोलता है कि हम उसको कम करेंगे। अभी यहाँ पर विष्णुदेव सरकार ने यह कह दिया कि हम आपको दुनिया के हर चीज देंगे अनियमित कर्मचारी को, लेकिन आज उनको वेतन नहीं दे पा रहे हैं ये, और उनको इस प्रकार से जैसे कहते हैं ना, चाय से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, उसी प्रकार के आज छत्तीसगढ़ के कर्मचारी के ऊपर इन लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, ये जनता जनार्दन सब देख रही है, मेरे कर्मचारी लोग देख रहे हैं। आने वाला समय में अब इनके झांसे में आने वाले नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी 1.5 साल में। रामकुमार यादव जी, आपने जवाब नहीं दिया, आप क्यों नहीं नियमित कर पाए? आप 5 साल में नियमित क्यों नहीं कर पाए? दाना को बीनते हैं फिर समझ जाते हैं। ठीक है, बीजेपी तो गड़बड़ कर रही है। आपने कि आज हमने जितना भी सम्मान हो करने के प्रयास किया, लेकिन कभी इस प्रकार से 4-4 महीने 6-6 महीने से वेतन किसी को नहीं रोका। ठीक है, चलिए, ठीक है। वेतन भी दे नहीं पा रही है और ऊपर से इनको सताने की बात करते हैं। आने वाला समय में जरूर इसका जवाब लेगा। कर्मचारी लोग ठान करके इस दफे
भारतीय जनता पार्टी 53 इंजन को हवा निकालने काम करेंगे। इनका इंजन है डब्बा। ठीक है राम कुमार यादव जी, मैं आ जाता हूं जल्दी से। पुरंदर मिश्रा जी, ये 4-4, 5-5 महीने से वेतन नहीं दे पा रहे हैं। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं आप संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को, आप तो कहा नियमितीकरण का वादा करके आए थे। मतलब कहते हैं ना कि स्वर्ग दिखा करके नरक में धकेलने का काम कर रही है सरकार। इस तरह की बातें कही जा रही हैं अब कि हमें सपने दिखा दिए स्वर्ग ले जाएंगे और अब तो दाने दाने को मोहताज कर रहे हैं। क्या आरोप लग रहे हैं सर ये? नहीं, देखिए, हमने पिछले 5 साल में जो सरकार अनीति दुर्नीति का कार्य किया, लोगों को ठगने का कार्य किया, प्रलोभन, झूठा प्रलोभन दिया, वो कर नहीं पाए। हमको अभी साल भर हुआ है, हम उसमें बहुत चिंतित हैं कि हम सभी लोगों का काम कर सके, क्योंकि विष्णुदेव साय की सरकार है। छत्तीसगढ़ में निवास 3 करोड़ जनता की चिंता कर करके सबके काम का करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में कोई ऐसी बात रही होगी, साथ में बैठ के उसको चिंता करेंगे। जायसवाल जी बता रहे थे कि उसमें काफ़ी उनके टच में रहा है विषय, और जो बात को कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, नेतागण से बैठ करके उसका समाधान करने का रास्ता निकालेंगे। निश्चित ही बड़े विशेषज्ञ लोगों से, कोर्ट के बड़े अधिवक्ताओं से बात करके इसकी चिंता करेंगे, क्योंकि विष्णुदेव साय की सरकार किसी की नुकसान करना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी की नुकसान नहीं करना चाहती। आपको मैं बताता हूँ, जो 10 नवीन कार्य बजट में आए हैं, जो चीज़ का कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसे विषय आए हैं। मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बाईपास योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, ये बहुत सारी जो 10-12 योजना लाए हैं, जो कोई उसको चिंतन नहीं करता। लेकिन विष्णुदेव साय का सरकार, हमारे माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का जो बजट है वो सराहनीय बजट है। निश्चित ही आने वाले समय में बिल्कुल समझ गया, बहुत अच्छा बजट है। 53% और 2 दिन हमने ना पुरंदर मिश्रा जी, जब ये बजट हमने देखा तो 2 दिन इसकी तारीफ हमने की, बहुत अच्छा बजट है। लेकिन एक दिन हमें कर्मचारी, चूंकि हमारे समाज का हिस्सा हम उनके, अब मुझे बताइए 4 महीने से वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? और इसके लिए आप अगर विशेषज्ञों से बात करेंगे, कमेटी बिठाएंगे, तो ये लोग तो फिर भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इनकी सैलरी है कितनी, संविदा पर कितनी सैलरी देते हैं हम आप भी जानते हैं, उसमें भी 4-4 महीने नहीं देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। वेतन के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है जी, मैं वेतन के बारे में मुझे नहीं मालूम कि मैं पता करूंगा कौन सा टेक्निकल बात है, और मैं कर्मचारी संगठन से भी बात करूंगा। ये छत्तीसगढ़ का मामला है। छत्तीसगढ़ में हम 3 करोड़ लोग रहते हैं। 3 करोड़ लोगों में सबका यदि मंशा के अनुरूप काम हो रहा है तो इनके भी मंशा के अनुरूप काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये विष्णुदेव साय की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक एक व्यक्ति का भाव को समझ करके उनका काम करने के लिए कटिबद्ध है। ठीक है, जायसवाल जी आपके पास आता हूं। 2 महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आ रहा हूं। पहला तो यह कि 4-4 महीने से संविदा कर्मियों को वेतन नहीं दे रहे। संविदा कर्मी वैसे ही कट्टू कट जिंदगी जीता है, उसकी सैलरी इतनी है ही नहीं, वो जैसे तैसे सरवाइव कर रहा है, सिस्टम को चला रहा है। उसमें भी आप उसको 4-4, बेचारे के पास लास्ट के 5-6 दिन तो पैसे होते नहीं खर्च करने को, अब वो 4-4 महीने कैसे निकाल रहा है? सरकार क्या यहां पर आपको लग रहा है कि गड़बड़ कर रही है? क्योंकि आप नियमित कर्मचारियों का भले 1-आध महीने नहीं भी देंगे तो वो कर लेंगे मैनेज, संविदा कर्मचारियों को तो कम से कम टाइम पे वेतन मिलना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि 3000 शिक्षकों को निकालने का जो बात कांग्रेस या भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, वो कोर्ट के आदेश पर निकाला गया, ठीक है, वो तकनीकी दिक्कत किसकी थी, ठीक है, पर 1 साल में उसका कोई निराकरण बीजेपी की सरकार नहीं निकाल पाई है। वादा किया था नौकरी देंगे, नौकरी देने की बजाय नौकरियां चली गई। मध्य प्रदेश ने व्यवस्था बना करके इसी मामले में नौकरी से किसी को निकलने नहीं दिया। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों फ्रंट ऐसे हैं जहां सरकार को तुरंत डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, मैं आपके दोनों सवालों का उसी क्रम पर जवाब देता हूं। जहां तक संविदा कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का मामला है, इसके लिए राज्य सरकार की जो वित्तीय स्थिति है बहुत बेहतर है, शानदार वित्तीय स्थिति इस राज्य सरकार की है। इसके लिए पूरी तरह जो ब्यूरोक्रेसी है वो जिम्मेदार है। ब्यूरोक्रेसी की जो संवेदनहीनता है, असंवेदनशीलता है, उसकी वजह से कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कर्मचारी के घर में यदि समय पर वेतन नहीं मिलता तो उसको अगले टाइम रोटी के लिए मोहताज होना पड़ता है, पानी के लिए मोहताज होना पड़ता है, उनके बच्चों को दवाई के लिए मोहताज होना पड़ता है। इसका अंदाजा शायद सरकारी अधिकारियों को नहीं होता। वो इतने संवेदनहीन व्यवस्था में काम करते हैं कि उनको इस बात का कोई दर्द नहीं है कि 4 महीने से किसी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर है। जो सेंट्रल एलोकेटेड स्कीम्स हैं उसका जो ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है वो टाइम से आ जाए, इसकी चिंता अधिकारी नहीं करते।
लिहाजा कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता। छोटी छोटी तकनीकी खामियों की वजह से उनका वेतन रुक जाता है। 4-4 महीने तक यदि किसी का वेतन रुक जाएगा तो इसके लिए मैं राज्य सरकार को कम, सरकारी जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक जो अमला है उसको मैं ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि राज्य सरकार को प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, संवेदनशीलता के साथ इस समस्या का समाधान होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कर्मचारी का वेतन, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो या संविदा कर्मचारी हो, उसको महीने के आखिरी में उसकी सैलरी मिल जाए और उसको किसी तरह का आर्थिक संकट से ना जूझना पड़े। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल कहा कि शिक्षक जो थे उन्हें नौकरी से 3000, अभिलाष जी प्लीज, 3000 शिक्षकों की नौकरी से निकाला गया। देखिए, शिक्षकों को 3,000 शिक्षकों को नौकरी से निकालने का मामला है। इसमें राज्य सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करना चाहिए था। उनके लिए रास्ता निकालना बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान तरीके से उसको किया जा सकता है। आपको इस साल अगले 5 साल में आपने 36,000 शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य रखा है। आपको पता है कि मैं करेक्शन कर देता हूं, जुलाई पिछला साल जो निकल गया, जुलाई तक 30,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया था। तो 5 साल तो छोड़िए, पिछले साल ही हो जाता वो काम, तो 3,000 ही कर देते, 10% ही तो काम हो जाता एक्चुअल में। हाँ, वो उसके लिए समायोजन करने की व्यवस्था इनको करनी चाहिए थी। उसका बहुत आसान रास्ता है। यदि किसी अधिकारी को समझ में नहीं आता है तो वो पूछ ले, समझाया जा सकता है कि किस तरीके से इसका रास्ता निकलेगा। ये बहुत कठिन नहीं है। उनको तत्काल समायोजित करके उनको सेवा में वापस लिया जा सकता है। इसमें कोर्ट के आदेश का कहीं उल्लंघन नहीं होगा, कोर्ट की कोई अवमानना नहीं होने वाली है। सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला है और यदि राज्य सरकार इसमें अपनी इच्छा शक्ति दिखाए, अधिकारियों को इसमें कड़ाई से निर्देश दिए जाए तो अगले दिन उनको नौकरी पर वापस लिया जा सकता है। ठीक है। रामकुमार यादव जी, छोटे छोटे सवाल लास्ट एक राउंड और ले लेता हूं। रामकुमार यादव जी, देखिए 3,000 शिक्षकों को निकालने का जो मामला है, मध्य प्रदेश में उसकी बीच की व्यवस्था बना ली गई। जिन लोगों को नौकरी पर रखना था उनको रख लिया जाएगा, पुरानों को निकाला नहीं जाएगा। उन्हें समायोजित करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए सरकार ने व्यवस्था कर ली है। किसी एक आदमी को नौकरी से नहीं निकाला। यही मामला सेम का सेम छत्तीसगढ़ में है, 3,000 लोगों की नौकरी चली गई। तो ये ब्यूरोक्रेसी का फेलियर है या सरकार की मंशा का फेलियर है, एक सवाल ये। दूसरा ये कि कांग्रेस को ये जो लड़ाइयां हैं, इस तरह की जो बड़े आंदोलन होने चाहिए, वैसे आंदोलन हमें आपके क्यों नहीं दिखते कर्मचारियों के साथ साथ? ये 4 महीने से अगर संविदा कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो कांग्रेस के जितने विधायक थे उन्होंने क्यों सड़क के जाम नहीं की, धरना प्रदर्शन नहीं किया? आपके बड़े नेता उसमें क्यों नहीं दिखते हमें आकर के धरना प्रदर्शन करते हुए? कुंभ पर बयान दे देते हैं, इस पर बयान दे देते थे। आज तो अच्छा हुआ कि भूपेश बघेल जी ने इस मुद्दे को उठा लिया, लेकिन यह मामला सदन से पहले सड़क पर लड़ लेना था। 4 महीने इंतजार नहीं करना था आपको कि सत्र आएगा, उस सत्र में हम इस मामले पर सरकार से जवाब मांगेंगे। देखिए, मन साफ होना चाहिए और इनका, ये सरकार का मन साफ नहीं है। जो कर्मचारी 1-1 साल तक काम में थे, अपने ड्यूटी कर रहे थे, उनको जो है इस प्रकार से निकालना, आज उनके घर परिवार नाते रिश्ते में क्या स्थिति बना होगा आप समझ सकते हैं। और जब इन लोग कहते हैं हमारे एक इंजन से शुरू हुआ था मोदी जी से, फिर इंजन से इंजन जुड़ता गया, अब तो इन लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा नगर पंचायत से, नगरीय निकाय से तीसरा, ग्राम पंचायत से लेकर के चौथा इंजन हो गया। चौथा इंजन का ये स्थिति है कि उनके कर्मचारी जो दिन दिन रात भर काम करते हैं उनको वेतन नहीं दे पा रहे हैं। उसको हमने उठाया है, हम कई प्रमाण बता सकते हैं, अपने जिले स्तर में रखे इस बात को। लेकिन ये जो है हम लोग समय समय पर रखते थे, लेकिन ये बड़ी सदन है, सदन के अंदर में हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रखा, अपने स्तर पर हम लोग रखे हैं, कर्मचारी भी अपने स्तर में रखे थे। कुल मिला करके ये सरकार अंधी बहरी गूंगी हो गई है। ये बोल नहीं सकता, न सुन सकता, न दे सकता। छत्तीसगढ़ का दुर्दशा कर दे हैं। गति के बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ गति बढ़ा रहे हैं, गति नहीं, छत्तीसगढ़ को दुर्गति करके इन लोग आज वेतन नहीं दे पा रहे हैं। उन लोग किस मुंह से बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विकास का? ये हाल अभी 1.5 साल में हुआ है, अभी इन लोग कहां तक हमारा दुर्गति करेंगे, इसका भगवान मालिक। ठीक है सर, ठीक है। पुरंदर मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो चूंकि आप वरिष्ठ नेता हैं और आपकी पार्टी में आपका कितना वजन है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं एक आश्वासन आपकी तरफ से चाहूंगा कि ये जो वेतन का मुद्दा है इसको लेकर बेहद संवेदनशील तरीके से आप सरकार को सामने इसे रख करके इसका निराकरण निकाल दीजिए, क्योंकि अगर लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी साहब तो फिर आपके और हमारे होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ना तो फिर सरकारों में विधायकों का रहने का औचित्य होता है, ना हमारे जैसे मीडिया जो अपने आप को तथाकथित जनता के सेवक कहते हैं, हमारे को भी कोई हक नहीं है फिर चेहरा दिखाने का।
मैं इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री से बात करके, अधिकारियों से बात करके, जो अच्छा होगा, जो उचित निर्णय होगा, जो इनके हित में होगा, उसके लिए बात करूंगा। और अधिकारीगण क्यों अभी तक इनका सैलरी रोके हुए हैं उस पर भी बात करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा। मैं कभी भी ये नहीं देखा अभी तक 14 महीने के कार्यकाल में कि माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के किसी एक जनता के प्रति कोई भेदभाव रखते होंगे। वो चाहते हैं कि 3 करोड़ जनता हमारे साथ रहे, उनके हम काम कर सकें, उनके हम सदैव ऋणी हैं। जिस तरह छत्तीसगढ़ को ग्रोइंग स्टेज पर ले जा रहे हैं, जिस तरह से उनका बजट में आप देखने के लिए पाए हैं, सब मेरे स्वभाव है। कहीं ना कहीं कोई सरकारी चूक या कोर्ट का समस्या है। निश्चित ही इस बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके, विभाग के संज्ञान में लाके इनके हित की चिंता करूंगा और इनसे बात करके समस्या का समाधान का प्रयास करूंगा। ये बहुत सकारात्मक बात आपने कही। एक और छोटा सा मैं सुझाव भी दे सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं आपसे, वो ये कि मध्य प्रदेश में जब इसी कानून को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश को लेकर वहां के शिक्षकों की नौकरी बच गई है, तो मेरे छत्तीसगढ़ से नौकरी से जो लोग निकाले गए हैं, आप एक कमेटी बना करके भेज दीजिए वहां। अगर खर्चा लगता है तो वो सरकार उठा ले, सरकार के पास डबल इंजन की सरकार है, 2-4 लोगों को भेज करके पूछ लीजिए। और वो भी नहीं होता तो फोन पे बात कर लीजिए, भाई कि आपने कैसे बीच का रास्ता निकाल लिया। मैं कई डिबेट कर चुका हूं और मैं बार बार कह चुका हूं कि पड़ोस के राज्य में इसी चीज को लेकर सॉल्यूशन निकल गया, आपके अधिकारियों से नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए। अगर उनसे सिर्फ एक फोन करने से हमारे 3000 लोगों की नौकरी का रास्ता निकल सकता है, तो मुझे समझ नहीं आता है कि सरकार बीजेपी की है तीनों जगह, उसके बाद भी आप लोग क्यों इस तरह के जो फैसले होते हैं उनको लेकर के विचार मंथन करके नहीं निकालते। और ये क्या वाकई में ब्यूरोक्रेसी इतना बड़ा अड़ंगा डाल रही है कि सरकार की मंशा पीछे है और ब्यूरोक्रेसी के अड़ंगे बड़े होते जा रहे हैं? निश्चित है आपका सलाह को हम अंगीकार करते हुए इस बात पे आगे बढ़ेंगे और पड़ोसी राज्य हमारा मध्य प्रदेश भी तो हमारा छत्तीसगढ़ का अंग था, उनसे बात करके इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी करने का निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत अच्छी बात आपने कही धर्मेंद्र जायसवाल जी। बस धर्मेंद्र जी आपसे बस 15 सेकंड और मैं आपको दे पाऊंगा, लास्ट फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार को ब्यूरोक्रेसी पर थोड़ी सी अपनी ग्रिप को टाइट करना होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मंशा बहुत अच्छी है, बजट हम देख रहे थे बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस तरह की जो चूक हो जाती है छोटी छोटी, इससे सरकार गिरती है। तो सरकार पूरा का पूरा प्रदेश ब्यूरोक्रेसी के हाथों में छोड़कर रह नहीं सकती, उसे बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और अगर 4 महीने का वेतन किसी आधिकारिक चूक की वजह से अटक गया है, तो सबसे पहले तो उन 10-20 बड़े अधिकारी, छोटे मोटे नहीं, बड़े अधिकारियों का 5-6 महीने का वेतन रोक देना चाहिए। अगली बार से जिंदगी में किसी एक आदमी का, गरीब का वेतन नहीं रोकेंगे वो। क्या कहते हैं आप? दो शब्दों में जी, घोड़ा पर लगाम कसने की जरूरत और राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला है ये। यदि सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो वेतन किसी मद में यदि राशि नहीं भी है तो वेतन दिया जा सकता है। और जैसा अभी राम कुमार जी कह रहे थे ना कि हाँ, हमने इस मामले को उठाया है, आज सुबह तक इनको इस मामले की जानकारी नहीं थी कि उनके कर्मचारी, प्रदेश के कर्मचारी जो अनियमित कर्मचारी, उनको 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दोनों तरफ से दिखाई देती है। सत्ता पक्ष में यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो एक दिन भी वेतन लेट नहीं हो सकता। घोड़ा पर लगाम कसने की जरूरत है, ये लगातार बार बार ये बात सामने आती है, लेकिन सरकार पता नहीं ये लगाम कब खींच पाएगी। जी अभिलाष। चलिए तो ठीक है, सरकार की मंशा, नीति भले ही सही हो, नियत भले ही सही हो, लेकिन नीति भी उस हिसाब से होनी चाहिए। और नीति के साथ साथ कहा जाता है कि जो अनुशासन है ब्यूरोक्रेसी पर, वो लगाम जो है, जो बार बार धर्मेंद्र जायसवाल जी कह रहे हैं कि वो भी टाइट करके रखनी चाहिए। और कांग्रेस से भी मैं गुजारिश करूंगा, देखिए पुरंदर मिश्रा जी ने बड़े पॉजिटिव नोट में दोनों बातें हमारी स्वीकार की, हमारे कर्मचारी भाइयों के हित की। और आपसे भी गुजारिश है कि इन मुद्दों को आप बड़े जोर शोर से उठाइए, मीडिया आपके साथ है, पूरी जनता आपके साथ है, ताकि सरकार के संज्ञान में ये मामले आए। और जरूरत पड़े तो अपने बड़े नेताओं को दिल्ली से जरा बुलाइए ना, हवाई जहाज में बैठा करके, जो छोटी छोटी चीजों के लिए आते जाते रहते हैं, कि भाई आप लोग आइए, हम कर्मचारियों के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ तो आपके भी बड़े लीगल सेल वकील हैं, उन्हें कहिए कि जरा ये जो शिक्षकों को निकाला गया, इनके लिए कोई रास्ता निकाल लें, मध्य प्रदेश में कैसा निकला है, और वो लीगल जो भी सॉल्यूशन है वो ला करके मीडिया या सरकार के सामने रख दें। तो सिर्फ आरोप लगाना विपक्ष का काम नहीं होना चाहिए, सकारात्मक पहल भी विपक्ष की तरफ से कहीं कुछ हो जाए तो फिर छत्तीसगढ़ फिर बहुत ही और सुंदर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं पुरंदर मिश्रा जी, रामकुमार यादव जी, विशेष विधानसभा सत्र के बीच आप लोगों ने हमें वक्त दिया। धर्मेंद्र जायसवाल जी, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता हमेशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कर्मचारी संगठन के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार।